हेलो दोस्तों, गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अखिलेश अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिटीजनशिप। देखिए क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं आजकल कहीं पर भी चले जाओ CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हो रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो किया गया उसका विरोध अभी तक चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो आखिर आज हम लोग जानेंगे इस स्लाइड को देखने के बाद आप सिटीजनशिप से संबंधित कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आए तो भी आपका नहीं छूटेगा। और वैसे एक भारतीय होने के नाते ये टॉपिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपके क्या अधिकार हैं। आप भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, तो आपको जानना चाहिए। तो ये स्लाइड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे उनका एग्ज़ाम हो चाहे उनका एग्ज़ाम ना हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अंत तक इस सेशन से जुड़े रहिएगा, मैं आपको सारी बातें नागरिकता से संबंधित बता दूंगा, एक भी बात छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, सबसे पहले हम जब नागरिकता की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है आखिर ये नागरिकता कहाँ पर लिखी हुई है। तो नागरिकता के बारे में सबसे पहले बात करी गई संविधान में। तो संविधान के पार्ट 2, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं संविधान के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। और पार्ट 2 में कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, तो 5 to 11 संविधान का जो अनुच्छेद 5 है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक और भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो अगेन सबसे पहले तो बात क्या हो गई हमारी, कहां पे लिखा है, तो आप क्या बताओगे, हमेशा संविधान में लिखा है। कहां पर, भाग 2 में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 5 से 11 तक। और देखिए जब नागरिकता की बात आती है तो बात आती है भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत में दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप है। कौन सी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता। देखिए अभी तक जब हम बात करते थे तो इसका एक अपवाद आता था। अपवाद क्या आता था दोस्तों, अपवाद आता था जम्मू और कश्मीर। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते थे तो जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले व्यक्ति थे, जो निवासी थे, उनको 2 प्रकार की नागरिकताएं मिलती थी। एक राज्य की नागरिकता जिसे हम जम्मू और कश्मीर की नागरिकता कहते थे, और एक भारत की नागरिकता। तो उन्हें डुअल सिटीजनशिप क्या मिलती थी, उन्हें डुअल सिटीजनशिप, जिसे हम दोहरी नागरिकता के नाम से जानते हैं। यहां पर अब क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तो इसके बाद जम्मू कश्मीर से उसका राज्य का दर्जा छीन लिया गया। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो अपवाद था, ये अपवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया और अब भारत में, संपूर्ण भारत में कैसी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। मतलब चाहे आप राजस्थान में रहते हो, चाहे आप हरियाणा में रहते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हो, तो आप कहां के नागरिक माने जाओगे, भारत के नागरिक। सिंगल सिटीजनशिप। अब बात आती है दोस्तों, ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है। देखिए हमारा जो संविधान है वो कई देशों से हमने क्या किया है, उसके फीचर्स को बोरो किया है। तो ये जो फीचर बोरो किया है हमने, ये कहां से बोरो किया, ये बोरो किया है हमने ब्रिटेन से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटेन का संविधान है, उसमें भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो वहां से हमने ये बोरो किया। जैसे USA की बात करें अगर हम, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या प्रावधान है, वहां पर डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर दोस्तों। अब बात ये आती है आखिर आप भारत के नागरिक हो, जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं तो उनसे और आप में क्या अंतर है, ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आखिर मैं भारत का नागरिक हूं तो मुझे ऐसे कौन से अधिकार मिले हुए हैं जो उन लोगों को नहीं मिलेंगे जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो बात यहां पर बताई गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू एलियंस। एलियंस का मतलब विदेशी से है, यहाँ पर एलियंस का मतलब वो नहीं जो दूसरे ग्रह में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलियंस का मतलब है जो दूसरे देश में रहते हैं, हमारे अपने देश में नहीं रहते हैं। तो आखिर कौन कौन से अधिकार हैं, बहुत जरूरी है जानना। तो देखिए सबसे पहले बात आती है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अब देखिए दोस्तों, जब इन 5 आर्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं तो ये 5 आर्टिकल्स कहां पर हैं, ये 5 आर्टिकल्स मौलिक अधिकार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में बताए गए हैं। तो जब और
आर्टिकल जो कवर करते हैं मौलिक अधिकार वो कहां से कहां तक, 12 से लेकर के 35 तक। तो यहां आप देखिए 15 से 30 तक की बात हो रही है, मतलब ये सारी बातें कहां पर हैं, 12 से 35 के बीच में ही तो हैं। तो मतलब ये समझिएगा कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेंगे। अब अगेन ये जो 15-16 की बात यहां पर हो रही है, आखिर क्या क्या है। देखिए 15-16 जब हम 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 किसका पार्ट है, आर्टिकल 15 पार्ट है पहले मौलिक अधिकार का। पहला मौलिक अधिकार क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहां पर इक्वलिटी की बात होती है, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार की। तो अगेन 15 में क्या है, 15 में है धर्म, रिलीजन, नस्ल, रेस, धर्म, नस्ल, जाति, कास्ट, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जेंडर और जन्म स्थान, बर्थ प्लेस। ये 5 चीजें हैं, याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है आपको, रिलीजन, धर्म, नस्ल, रेस, जाति, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस। ये 5 चीजें हैं, इनके आधार पर भेदभाव का निषेध बताया गया है। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी अभी कुछ दिन पहले, 2019 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें भी इसी तरीके के कुछ भेदभाव दिखाए गए हैं। तो उन भेदभाव का निषेध करता है आर्टिकल 15। तो ये आर्टिकल 15 में जो अधिकार हैं वो सिर्फ किसको मिलते हैं, भारतीय नागरिकों को। 16 की बात करते हैं तो 16 में आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जितने भी सार्वजनिक नौकरियां हैं, सार्वजनिक नौकरियों के मामले में सभी को समानता मिलेगी। हालांकि इसका एक अपवाद है, आरक्षण। तो 16 की बात होती है। जब 19 की बात करते हैं हम, तो 19 में स्वतंत्रता की बात आती है। 19 से शुरुआत किसकी होती है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार की। और 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, पहले 7 था, अब 6 प्रकार की। देन डिटेल में हम फंडामेंटल राइट्स में इसको बहुत अच्छे से जान लेंगे। फिर 29 और 30 ये जो 2 अधिकार हैं, ये भारत में सिर्फ किसको मिलते हैं, अल्पसंख्यकों को मिलते हैं। किसको मिलते हैं, अल्पसंख्यक मींस माइनॉरिटीज को। तो ये जो 5 अधिकार हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, डिनाइज टू एलियंस, विदेशियों को नहीं मिलते हैं। देन दोस्तों इसके बाद राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वोट मत देने का अधिकार। देखिए जब आप वोट देते हैं, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदी में कहते हैं सांसद, चाहे सांसद के चुनाव हो, चाहे एमएलए मतलब हम विधायक की बात करते हैं, चाहे विधायक के चुनाव हो, तो मत कौन दे सकता है, मत मतलब वोट वही दे सकता है जो भारत का नागरिक है। देन राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप, देखिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार आपको तभी प्राप्त होगा जब आप भारत के नागरिक होंगे। चुनाव लड़ने का अधिकार किसको प्राप्त होगा, जब आप भारत के नागरिक होंगे, आपको नागरिकता मिल जाएगी तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिल जाता है। देन अगली बात यहां पर बताई गई है, एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज। देखिए कुछ सार्वजनिक कार्यालय हैं, उनको होल्ड करने के लिए भी भारत की नागरिकता होना अनिवार्य है। किसकी, वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब भी आप प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ोगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है उसकी, तो एलिजिबिलिटी में हम किसकी बात करते हैं, पहली एलिजिबिलिटी आती है मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। देन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ो तो भी पहली बात क्या लिखी होती है, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें, जब तक अगर ये भारत के नागरिक नहीं है तो इन पदों पर नहीं जा सकते। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यों के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, हिंदी में कहते हैं भारत का महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, राज्यों के महाधिवक्ता। तो ये जो इतने ऑफिसेज हैं, ये सम ऑफ द ऑफिसेज हैं, याद रखिएगा सिर्फ इतने ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे ये सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं। तो इन ऑफिसेज में जाने के लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहली बात, तो जब नागरिकता आपके दिमाग में आए तो 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात बताई गई संविधान में, और उस समय जब संविधान बनाया गया तो हमारे सामने कौन थे, पाकिस्तान, जो लोग चले गए या जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए उनकी नागरिकता का प्रावधान, जो विदेशी भारत में थे
पाकिस्तान को छोड़ करके अन्य देश, खासकर मैं ब्रिटिश की बात कर रहा हूं, वो भारत में थे, उनको नागरिकता देनी है, क्योंकि ब्रिटिश शासन खत्म हुआ था। सारे के सारे ब्रिटिशर्स थोड़ी ना ब्रिटेन चले गए थे, जो लोग यहां रह गए, जिनका व्यापार था यहां पर, तो उनको भी तो नागरिकता देनी थी। तो इनका प्रावधान हमने संविधान में किया और संविधान में ही एक कंफर्मेशन हमने आगे दे दिया कि आगे चल करके हम एक अधिनियम बनाएंगे, जो अधिनियम भाई जब लोकसभा बनेगी, राज्यसभा बनेगी, मतलब जब संसद का गठन होगा तो संसद आगे चल करके एक अधिनियम पारित करेगी, वही अधिनियम नागरिकता के बारे में बताएगा। तो वर्तमान में जो नागरिकता है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार दी जाती है। अब दोस्तों, ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, याद रखिएगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में 5 प्रकार से नागरिकता की बात करता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से बात करता है। दिमाग में रट लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। वेज टू अडॉप्ट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, 5 वेज हैं। कौन से? पहला वेज है सिटीजनशिप बाय बर्थ। देखिए, अगर मैं इस नागरिकता अधिनियम की बात करूं तो ये नागरिकता अधिनियम आया तो 1955 में था, लेकिन ये कई बार अमेंडमेंट हुआ। देखिए, अमेंडमेंट 1992 में हुआ, 1992 से पहले अमेंडमेंट हुआ था 86 में, 92 के बाद 2003 में अमेंडमेंट हुआ इसमें, 2003 के बाद 2005 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2015 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2019 जो अभी लेटेस्ट है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इतनी बार इसमें अमेंडमेंट हुआ। अब इन अमेंडमेंट से कई चीज़ें जोड़ी गई, तो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो वर्तमान में चल रही है। तो वर्तमान में क्या है, जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है उसको किसकी नागरिकता मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी बाय बर्थ। देखिए, हम रिपब्लिक कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम रिपब्लिक हुए थे। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 या इसके बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है, क्या होगा? वह भारत का नागरिक होगा। और अगेन, उसके पेरेंट्स क्या होने चाहिए? अब ये कंफर्मेशन याद रखिएगा, उसके पेरेंट्स भारतीय नागरिक होने चाहिए। और बोथ ऑफ पेरेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, माता और पिता। और एक बात याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर आती है सिटीजनशिप बाय डेसेंट। देखिए, जब डेसेंट की बात करते हैं तो डेसेंट का मतलब क्या है? वंश या परंपरा द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। अब देखिए, वंश का मतलब क्या होता है? वंश में हम जनरेशंस की बात करते हैं। जनरेशंस आप हैं, आपके पिताजी हैं, फिर दादाजी हैं, सेम एस। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वंश या परंपरा की। तो वंश या परंपरा के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आप भारत में नहीं पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए? किसी और देश में, विदेश में आप पैदा होते हैं, और तो क्या आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है? यस, मिल सकती है, बिल्कुल आपको भारत की नागरिकता। लेकिन आप ईदर ऑफ योर पेरेंट, आपके पेरेंट मतलब मदर या फादर में से कोई एक आपके जन्म के समय क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। देन आपको वंश द्वारा भी नागरिकता मिल जाएगी, ये बात याद रखिएगा। और अब जो इसमें अमेंडमेंट है वो ये कि आप विदेश में पैदा होंगे, आप जिस दिन भी पैदा हो रहे हैं उसके 1 वर्ष के अंदर आपको वहां पर जो एम्बेसी है वहां रजिस्टर कराना अनिवार्य है अपनी बर्थ, कि आपका बर्थ वहां पर हुआ है, उस देश में हुआ है, तभी आपको भारत की नागरिकता वंश या परंपरा के द्वारा दी जा सकती है। तीसरी बात आती है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। देखिए, पंजीकरण का मतलब है आप अप्लाई करेंगे, आप आवेदन करेंगे नागरिकता का। उसकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अदनान सामी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जो सिंगर हैं, इनको भारत की नागरिकता मिल गई है। पहले किसके नागरिक थे? पाकिस्तानी नागरिक थे, पाकिस्तानी सिटीजन थे। अब कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक। तो ये नागरिकता इनको मिल गई भारत की। तो बात आती है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो अब पंजीकरण के लिए क्या शर्तें हैं? शर्तें याद रखिएगा पंजीकरण के लिए। देखिए, पंजीकरण के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि 7 साल आप भारत में क्या हो रहे हो। कितने वर्ष?
7 वर्ष। अब इस 7 वर्ष में क्या है, जब आप अप्लाई करने जा रहे हो, अप्लाई करने के 12 महीने पहले से आप भारत में रह रहे हो। कितने महीने पहले से? 12 महीने पहले से आप भारत में रह रहे हो और कुल मिलाकर के 6 साल एग्रीगेट आप रहे हो। कितने सालों में? 8 सालों में। तो 8 सालों में 6 साल एग्रीगेट और 12 महीने पहले, तो 12 महीने का मतलब 1 साल हो गया। तो 6 और ये 1 साल मिला दें तो कितना हो गया? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष अगर आपने भारत में बिताए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात ही आती है आवेदन कहाँ करेंगे, नागरिकता कौन प्रदान करता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, नागरिकता प्रदान करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का कार्य है। गृह मंत्रालय के पास आप आवेदन करेंगे, गृह मंत्रालय आपके आवेदन को देखेगा और उसे अगर सही लगता है, आप शर्तें सारी पूरी करते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। देन दोस्तों, इसके बाद बात आती है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। देखिए, पहले तो समझिए कि आखिर देशीयकरण क्या होता है। बहुत आसान समझना है देशीयकरण। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं इंडिया की ही बात अगर आपसे करूं, कोई व्यक्ति नॉर्थ में रह रहा है, साउथ में अगर जाएगा तो साउथ में उसको प्रॉब्लम्स होंगी। क्या साउथ की लैंग्वेज उसे आती होगी? तमिल या तेलुगु या कन्नड़, जो भी वहाँ की भाषाएं हैं, क्या वो भाषाएं जानता है? क्या उन लोगों का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उन संस्कृति को जानता है? नहीं जानता है। तो उन संस्कृति में वो कैसे अपने आप को ढालेगा? अगर धीरे धीरे रहने लगेगा तो उनकी संस्कृति भी सीख जाएगा कि नहीं? क्योंकि संस्कृति क्या है, आप जिस जगह रहने लगे, आपको धीरे धीरे वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसके बारे में पता चलने लगता है। और जब पता चलने लगेगा तो धीरे धीरे आप क्या है, उस संस्कृति में अपने आप को ढाल लोगे या नहीं ढाल लोगे? तो विदेशी से देशी हो जाना, जैसे अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका चला जाए और अमेरिका में रहने लगे, काफी टाइम तक रहे, मान लीजिए वो टाइम एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, 10 से 12 साल है। 10 से 12 साल बहुत होते हैं। तब तक वो अमेरिका की पूरी जो संस्कृति है, जो कल्चर है उनका, वो सारी चीजें सीख चुका होगा ना। तो अब वो अमेरिका का सिटीजन बनने लायक है या नहीं है? वहाँ की भाषा सीख चुका है, सारी चीजें जान चुका है, तो अब वो विदेशी से देशी बन सकता है, अमेरिका उसे नागरिकता दे सकता है। सेम एज भारत में हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण के आधार पर नागरिकता की, तो देशीयकरण के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, उसके लिए जो समय है वो समय है 12 वर्ष। कितना है? एक बात यहां पर भी आती है कि आपको क्या करना है, 1 वर्ष से आप रह रहे हो, 12 माह या 1 वर्ष से आप रह रहे हो, तब आपको अप्लाई करना है। और 11 वर्ष एग्रीगेट, तो 11 और 1 जोड़ लो तो कितना हो जाता है? 12 वर्ष हो जाता है। 12 वर्ष अगर आप भारत में रहते हैं तो देशीयकरण का प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाता है और आपको देशीयकरण के द्वारा नागरिकता भारत की दी जा सकती है। यह मतलब होता है देशीयकरण, विदेशी से देशी बन जाना। और भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें कई भाषाओं का ज्ञान या किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान उस विदेशी नागरिक को प्राप्त हो गया है। तो हम विचार कर सकते हैं कि उसको देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कर दें। देन इसके बाद बात आती है, देखिए 5वां जो हमारा वे है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। देखिए, अगर दूसरे क्षेत्र को भारत में मिलाते हैं तो दूसरे क्षेत्र को भारत में मिलाने के बाद क्या होगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? देखिए, गोवा की बात कर लीजिए, गोवा, ठीक है। देन गोवा के बाद अगर हम दमन और दीव की बात करें, दमन एंड दीव की बात कर लीजिए, दमन दीव के बाद दादर नागर की बात कर लीजिए। तो ये सब क्या थे? ये सब पुर्तगाली टेरिटरी थी, इनको भारत में मिलाया गया तो यहाँ के लोगों को किसकी नागरिकता मिल गई? अपने आप भारत की नागरिकता मिल गई। कितना आसान है। यहाँ पर ना तो पंजीकरण से मतलब है उनको, ना तो उनको देशीयकरण से मतलब है, सिर्फ उस टेरिटरी को भारत सरकार ने भारत में मिला लिया, अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया, तो वहाँ के नागरिक किसके नागरिक हो गए? भारतीय नागरिक हो गए। सेम एज हम पौंडीचेरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम पौंडीचेरी की बात कर लें। पौंडीचेरी है, कराईकल है, माहे है, यड़म है, तो ये सब क्या थे? ये सब फ्रांसीसी बस्तियां थी, तो इनको हमने एक्वायर किया, तो किस में ले आए हम? भारत की नागरिकता में ले आए। तो वहां के जो भी लोग होंगे उनको किसकी नागरिकता मिल गई? भारत की नागरिकता। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ये 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के।
देन दोस्तों, नागरिकता का टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, आखिर नागरिकता कैसे हानि हो सकती है, नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है। तो पहला जो तरीका है वो है रेनंसिएशन, जिसे हम कहते हैं त्याग। त्याग का मतलब क्या है, आप स्वयं, जैसे हम इस्तीफा देते हैं ना, जब नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी छोड़नी हो तो क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं ना, सेम एज आप लिख दोगे कंफर्मेशन के साथ कि मुझे अब भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, आपने स्वयं त्याग दी, तो उसके द्वारा भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो पहली बात है स्वयं के द्वारा त्यागना। दूसरी बात आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब यहां पर क्या है, टर्मिनेशन का मतलब है यहां पर समाप्ति। देखिए, जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 की बात कर रहे थे हम, तो 5 से 11 के बीच में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 हमें यह बताता है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर मैं भारत का नागरिक हूं, अगर मैं अमेरिका की नागरिकता ले लेता हूं, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना भारत में, डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, तो मेरी नागरिकता भारत की स्वतः समाप्त हो जाएगी क्योंकि मैंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। तो एक तो हो गया समाप्ति। और तीसरी बात आती है, सरकार जब स्वयं आपको नागरिकता से वंचित कर दे। अब स्वयं क्यों वंचित करेगी सरकार, देखिए, दूसरे देश के प्रति निष्ठा का संज्ञान होता है। पता चला रहे तो आप भारत में रहे हो, गुड़ पाकिस्तान के गा रहे हो, पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हो, तो भारत में रहकर के अगर पाकिस्तान का इतना ही ख्याल रखना है तो क्यों फिर भारत की नागरिकता, पाकिस्तान के नागरिक बन जाइए। तो क्या है, अगर ऐसा कभी पाया जाता है तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाती है। भारत के संविधान के प्रति आपका कोई आदर नहीं है, आप उसे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली जिस धरती पे आप रह रहे हैं उस धरती पर जो भी संविधान है, लॉ ऑफ लैंड है, उसका तो सम्मान करना पड़ेगा ना। अगर नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और पंजीकरण के द्वारा मान लीजिए आपने नागरिकता प्राप्त करी थी, लेकिन जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे, तो भी आपकी नागरिकता क्या की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है दोस्तों। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और ये तीनों तरीकों को भी कौन बताता है, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब दोस्तों बात करने जा रहा हूं 2019 में हुए अमेंडमेंट की। किसकी बात करने जा रहा हूं, 2019। देखिए, पिछले साल क्या अमेंडमेंट हुआ, मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा और कोई पॉलिटिक्स की बातें नहीं करूंगा कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। विरोध होने का एक रीजन आपको बता दूंगा, बाकी मैं उस पर कोई टिप्पणी आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि सभी के सभी विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, अवेयर करना कि आखिर क्या है जो चीज़ें। तो देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे बात करो तो पहली बात तो ये पहले था CAB, आपने सुना होगा, फिर ये बन गया CAA। तो पहले तो इनमें डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, जब CAB की बात करते हैं तो इसका मतलब था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और जब बिल पारित हो गया तो क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो याद रखिएगा, पहले बिल आता है, बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक, और विधेयक जब अपना जो भी कंफर्मेशन है, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, मतलब संसद, या जिस भी मेजॉरिटी से जैसे भी उसे पारित होना हो, जब वो पारित हो जाता है विधेयक, तो किस में परिवर्तित हो जाता है, अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। और अधिनियम ही लागू होता है, बिल की स्थिति में है तो वो लागू नहीं है जब तक अधिनियम में परिवर्तित नहीं होगा। तो CAB तो भूल जाओ। अब किसकी बात है, CAA की बात है, ये भूलना है। अगेन याद रखिएगा, अब सिर्फ CAA की बात होती है, CAB के बारे में अब बात करना भी मत। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो आखिर क्या किया गया, 11 दिसंबर 2019 को देश की संसद ने इसे पास कर दिया। अब देखिए, नागरिकता एक विषय है और यह विषय केंद्र के पास है। किसके पास है, केंद्र के पास। राज्यों को नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सारे के सारे निर्णय नागरिकता पर कौन ले सकता है, केंद्र ले सकता है। तो केंद्र मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने इसको कब पास किया, 11 दिसंबर 2019 को। अब ये क्या करता है, इसने अमेंड किसको किया, 1955, क्योंकि ओरिजिनल कब आया था, 1955 में। प्रोवाइडिंग अ पाथ टू द इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स। देखिए, इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं, अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी वो व्यक्ति हैं जो भारत में रह रहे हैं बिना किसी वीजा के,
जिन्हें हम रिफ्यूजी भी कहते हैं, शरणार्थी भी कहते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स, किसी और देश से आए भारत में बस गए। क्योंकि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं ना तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है ना। अगर मैं अमेरिका जाऊं तो अमेरिका का वीजा तो लेना पड़ेगा ना। जब तक वीजा नहीं होगा क्या अमेरिका जा सकता हूं? और मान लीजिए किसी और तरीके से किसी और देश के रास्ते मैं अमेरिका में इंटर हो जाता हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं इलीगल माइग्रेंट्स कहलाऊंगा, अवैध प्रवासी कहलाऊंगा। तो अवैध प्रवासी कौन कौन से? अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात आ गई है रिलीजन की थोड़ा सा। तो यहां पर 6 हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 रिलीजन से व्यक्ति हैं जिनको नागरिकता दी गई है। और 3 देश याद रखिएगा, कहां से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देश हैं। इन 3 देशों में ये जो 6 रिलीजन के लोग हैं इनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है बिफोर दिसंबर। और अगेन जो कब आ गए हैं? दिसंबर 2014। सिर्फ एक काम किया गया, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इनको भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती थी, सिर्फ समय बदला गया है। जो समय पहले 12 वर्ष था, अभी मैंने बताया था ना नेचुरलाइजेशन से कितने समय में आती है बात? 12 वर्षों में बात आती है। तो अब बस उस समय को घटा के कितना कर दिया गया है? 6 वर्ष। तो 1 साल तो मैंने पहले ही बताया आपको। तो ये समय इसलिए क्या लिखा जाता है? 5 ईयर्स लिखा जाता है। इसलिए हमने डेट कौन सी ली? 31 दिसंबर 2014। इसके पहले जो लोग भारत में आ गए हैं वो किसके नागरिक हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे, वो अवैध प्रवासी। अब जो इलीगल माइग्रेंट्स का ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ था वो ठप्पा समाप्त होकर के अब उनको जो कंफर्मेशन मिल गया वो कहां का मिल गया? भारत की नागरिकता का। अब वो कहां के नागरिक हो गए? भारत के नागरिक हो गए। अब और बात समझ लीजिएगा इससे रिलेटेड, बस इसमें एक कम्युनिटी, क्योंकि ऐसा बताया गया, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें। देखिए भारत तो सेकुलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों शब्दों के मतलब तो अलग अलग हैं, बट क्योंकि भारत में दोनों का मतलब हम लगभग एक ही समझते हैं, तो धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। लेकिन ये जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों देशों में क्या है? यहाँ का धर्म इस्लाम है। तो अगेन जब इस्लाम यहाँ का धर्म है तो यहाँ पर माइनॉरिटीज में कौन नहीं आते? मुस्लिम्स नहीं आते हैं। तो इसलिए यहां पर बस इनको छोड़ दिया गया, यही एक विरोध का कारण है। तो दोज कंट्रीज वर नॉट गिवन सच एलिजिबिलिटी, तो सिर्फ इनकी बात करी गई है। तो मुद्दा जो है वो रिलीजन पर बेस्ड हो गया। अब अगेन अंडर द 2019 अमेंडमेंट माइग्रेंट्स हु हैड इंटर्ड इंडिया बाई 31 दिसंबर 2014, मैंने क्या बताया? जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ गए थे उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो सिर्फ एक नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है, बस ये जो 12 है इसको रिलैक्स करके 6 कर दिया गया, जो कि एग्रीगेट वर्षों की बात करें तो कितना है? 5 है। देन द अमेंडमेंट ऑल्सो, अगेन यहां पर बात करी गई है, हैड सफर्ड रिलीजियस परसिक्यूशन और फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, मतलब यहां पर जिनको धार्मिक धर्म के आधार पर बात करी गई है, तो अगर इसका फियर है तो उनको भारत में नागरिकता दी गई है। देन द अमेंडमेंट ऑल्सो रिलैक्स्ड द रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइजेशन ऑफ दोज माइग्रेंट्स फ्रॉम 12 ईयर्स टू 6, जिसकी मैं आपसे अभी बात कर चुका हूं। 12 वर्ष से घटा के क्या कर दिया गया? 6। तो कंफर्मेशन जो एग्रीगेट चाहिए होता है वो 5 वर्ष चाहिए होता है, इसलिए 5 की बात आई है। सिर्फ नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है, यहां पर याद रखिएगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 पास हुआ, इसमें सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या? एक तो इन 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और 6 रिलीजन, बस उस रिलीजन में एक रिलीजन जो नहीं रखा गया वो कौन सा? मुस्लिम रिलीजन। बस इतना आपको याद रखना है, सिर्फ इतना ही परिवर्तन हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो दोस्तों इतना ही था आज के हमारे इस सेशन में। कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको चीज़ें समझ में आई हो तो इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके हमें भी बताइए, हम आगे और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद गाइडली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।